हर इंसान के अंदर ईश्वर ने एक खूबी दी है। जी जी। तो वो खूबी सभी को मिला, और हर मतलब कुछ ना कुछ हुनर भी दिया है, कुछ एजुकेशन में है, कुछ कला दिया है, हर इंसान को ईश्वर ने दिया है। वो जो चीज़ आपको अल्लाह ने दी है, ईश्वर ने दी है, तो वो अपने आप तक सीमित ना रखिए। मेरा मानना है कि उसे आप लोगों में बांटिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उसका फ़ायदा लोग उठा सके, है ना। सुषमा स्वराज मैम जो थी वो व्यक्तिगत उस केस से एकदम दिल से जुड़ी थी। तो वो हामिद को ज़रा भी पाकिस्तान में कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो सुषमा जी मतलब सडनली वो ट्वीट कर देती थी पाकिस्तान को, मतलब हिदायत देती थी ये ऐसा ना करें। तो जब वो भारत आया हामिद, तो सबसे पहले वो सुषमा जी से ही मिलने गया। आप जब भी विदेश जाएं, जिस एजेंसी से जा रहे हैं उस एजेंसी का आप जांच पड़ताल कर लें कि ये एजेंसी लीगल है या इनलीगल है। कैसे पता चलेगा ये? उसके पास सर्टिफिकेट होता है, उससे पूछ सकते हैं आप, भाई आप अप्रूव्ड हैं कि नहीं। 2015 में सलमान खान और करीना कपूर स्टारर एक फिल्म आई थी जो एक बच्ची के ऊपर केंद्रित थी। उसमें बच्ची का किरदार जो था उसका नाम मुन्नी था, और सलमान खान उस मुन्नी को हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचाते हैं। यानी कि गलतीवश वो बच्ची पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है, और उसी को लेकर के जब सलमान खान को पता चलता है कि वो बच्ची पाकिस्तान की है, तो सलमान खान चाहते हैं कि वो अपनी माँ, अपने परिवार, अपने पिता सबसे मिल ले। तो इसके लिए वो यथाशक्ति कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उस बच्ची को उसके घर वालों तक पहुंचाया जाए। 2015 में एक साथ दो घटनाएं हो रही थी। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट एक और व्यक्ति के ऊपर पड़ रहा था। वो कोई और नहीं, मेरे साथ बैठे हैं सैयद आबिद हुसैन। उन्होंने 2015 से एक शुरुआत की। एक 9 साल का बच्चा जो बांग्लादेश से भटक करके हिंदुस्तान आ गया था, उसको उन्होंने उसके पीछे बड़ी मेहनत की, तमाम एजेंसियों से रब्ता किया, एम्बेसी से रब्ता किया, और कोशिश करके 2015 में उस बच्चे को उसके घर पहुंचाया, यानी कि बांग्लादेश पहुंचाया। उसके बाद उनको एक शौक चढ़ता गया, एक जोश बढ़ता गया। जोश कैसा कि क्यों ना मैं इसी तरह अपने लोगों से बिछड़े हुए उन लोगों को उनके घरों तक पहुंचाऊं जो किसी न किसी कारण परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से। ऐसा ही एक वाक़या सामने आया 2015 में, उस पर विस्तृत रूप से हम आपसे चर्चा करेंगे। 2015 में ही एक भारतीय पाकिस्तान में फंस गया था। उसके लिए भी आपने बड़ी मेहनत की, तमाम लीगल एजेंसियों से मिल करके लीगल प्रोसेस को अपनाते हुए वहाँ से उसका रेस्क्यू कराया और उसे वापस हिंदुस्तान लेकर आए। तब से सैयद आबिद हुसैन भारत के लोगों के लिए बजरंगी भाईजान बन गए। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम वसीम है और आप बदलेगा भारत देख रहे हैं। सबसे पहले आबिद हुसैन साहब, आपका हमारी सरजमीन आजमगढ़ पे स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सैयद आबिद हुसैन है और मैं आपके पड़ोसी ज़िले अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ, और फ़िलहाल मैं भोपाल में रहता हूँ। भोपाल में रहते हैं जी। शुरुआत बताएं घर के कुछ बचपन के वाक़यात, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं एक्चुअली बहुत छोटे पन पे ही आज़मगढ़ रहने लगा था। जब हमारी सिस्टर की शादी हुई आज़मगढ़ में, अच्छा, तो ये मान के चलिए कि हम आपा के साथ ही आज़मगढ़ में आ गए थे। अच्छा, तो मेरा वक्त अम्बेडकर नगर में कम, आज़मगढ़ में ज़्यादा बीता। 10 साल हम आज़मगढ़ में रहे बचपन में, और जब बड़े हुए तो फिर हम दिल्ली चले गए। दिल्ली से फिर हम भोपाल शिफ्ट हुए, और भोपाल में अपने कारोबार के साथ ये समाज सेवा करते हैं। क्या कारोबार करते हैं? मेरा बेसिकली इंटीरियर डेकोरेटर का काम है। पहले हमने खुद मजदूरी की और काम सीखा, और अब मैं कॉन्ट्रैक्टशिप करता हूँ और घरों के ठेके लेता हूँ और उनको इंटीरियर ठेका लेके काम करते हैं। जी जी। अच्छा जी। तो ये शौक कब से चढ़ गया कि नहीं मुझे कुछ लोगों के लिए करना है? वाकया कब हुआ? 2015 की बात मैंने हालांकि बताई है, लेकिन कब महसूस हुआ कि ये चीज़ें करनी? एक्चुअली क्या हुआ था कि 2015 में एक और वाकया हुआ था कि एक आपने सुना होगा, गीता नाम की एक लड़की भारत आई थी। तो गीता जब भारत आई तो कि ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में मैं बहुत एक्टिव रहता था। तो किसी पत्रकार ने, आप जैसे कोई भाई थे, उसमें उन्होंने कहा कि मुन्नी आ गई, रमज़ान कब जाएगा। तो मैंने उन पत्रकार साहब को फ़ोन लगाया और मैंने पूछा कि साहब ये रमज़ान कौन है। तो उन्होंने कहा एक बच्चा है
जिसकी माँ पाकिस्तान में है और बाप उसका बांग्लादेश में है। तो उसके बाप ने शादी कर ली है और उसके टार्चर से वो भारत से पाकिस्तान जाना चाहता था। चाइल्ड होम ने उसको पकड़ के शेल्टर होम में रख दिया है और तमाम कोशिशें चल रही हैं, लेकिन वो भारत से अपने वतन नहीं जा सकता, जा पा रहा जो भी। तो मुझे ऐसा मतलब ऐसा मन किया कि यार बच्चे से मिले और उसकी कुछ अपन भी हेल्प करें। खैर मैं उस लायक था नहीं, लेकिन एक नाकाम कोशिश की नीयत से वहाँ पहुँच गए और वहाँ की जो इंचार्ज थी वहाँ मैडम, उन्होंने मुलाकात भी कराई और मैंने उससे थोड़ा बातचीत की। तो उसकी हमने ट्विटर पे मुहिम चलाई थी, हैशटैग हेल्प रमज़ान, और वो जो मुहिम हमारी थी वो ट्रेंड हो गई। मतलब मैं अकेले ही लगा था और मैंने जब लिखना शुरू किया तो हमारे जितने फॉलोअर थे और हम जिसको फॉलो करते थे उन लोगों ने देखा कि आबिद हुसैन ने क्या छेड़ रखा है, तो उन्होंने भी हमसे रब्ता किया और वो धीरे धीरे देखा तो 100, 200, 500 मुहिम बड़ी हो गई और लोगों ने उसमें मेरा अपना कंट्रीब्यूशन दिया तो वो ट्रेंड हो गई। और जब ट्रेंड हुई तो फिर उसके बाद तमाम एजेंसियां और तमाम सरकार की मदद से वो लड़का जब बांग्लादेश गया तो मुझे लगा कि यार ये काम बेहतर है। उसी दरमियान एक फ़िल्म और आई थी सरबजीत, आपने देखी होगी। तो सरबजीत में एक बहन की संघर्ष की कहानी है कि उसका एक भाई है जो पाकिस्तान की जेल में फंसा हुआ है और वो बहन किस तरह संघर्ष करके अपने भाई को लाना चाह रही है और आखिरी में क्या होता है, वो भाई को ला भी नहीं पाती और वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। तो मुझे लगा कि अगर खुदा न खास्ता इस बहन के साथ कोई ऐसा एक्टिविस्ट या कोई ऐसा बंदा मजबूती के साथ खड़ा होता तो शायद उसका भाई आज जिंदा होता। तो वो उस फिल्म ने भी बहुत हमें अंदर से झकझोरा। हाँ, अंदर से झगड़ा। तो मुझे लगा कि नहीं, अब इस फील्ड में हमें काम करना है कि हमारे तमाम भाई जो विदेशों में फंसे हैं उनकी मदद के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात वसीम भाई एक मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सरकार बहुत मदद करती है हमारी। आप यकीन नहीं कर सकते कि सरकार कितनी मदद करती है। मैं इंडियन गवर्नमेंट पूरा हेल्प करती है और संबंधित एम्बेसी भी हमारे मदद करती है। तो जब सरकार की और विदेश मंत्रालय की और एम्बेसियों की हमारी मुहिम को मदद करते मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत मेरे लिए आसान हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती कि मैं लगा हूँ, परेशान हूँ। मैंने उनको लेटर भेजा, यानी आपकी लीड पे जब काम होने लगे तो लगता है कि चीज़ें आसान हैं। बहुत आसान है। मैं बता रहा हूँ कि मैंने लेटर भेजा उन्हें और उन्होंने मुझे रिप्लाई कर दिया। 15-20 मिनट में मुझे रिप्लाई भी आ जाता है। अच्छा। वो लड़के का नंबर और जो भी डिटेल होती है वो मांगते हैं और जिस मुल्क का मामला है वहाँ का जो भी लीगल प्रोसेस होता है, जो हमारे भारत से उनका वो करारनामा है, उसके आधार पे वो वहाँ की हुकूमत से बात करते हैं और हफ्ता 10 दिन, 15 दिन में, 1 महीना, जितना वक्त लगता है वो भारत उसको भेज देते हैं। इसमें काफ़ी वक्त भी लगता होगा। तो कभी घर वालों ने नहीं कहा कि अपना जो ठेके का काम है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसी को देखो, क्या फालतू के काम? इसमें वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि कंटिन्यू हमें इस पर, क्योंकि आज कोई एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहता, सब भागम भाग में लगे हैं। तो घर वाले रोकते नहीं थे? पहले शुरू में उनको लगा कि कौन सी चीज़ों में ये लग गए, लेकिन जब देखा कि लोगों का भला हो रहा है, हाँ, लोगों का भला हो रहा है और लोग आने के बाद शुक्रिया करते, घर मिलने आते। अभी हम अपने गांव आए थे, कम से कम 2500 लोग मिलने आए। तो अब घर वालों को अच्छा लगता है कि चलो किसी बहाने लोग इज्जत दे रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं। क्या कहते हैं असली बजरंगी भाईजान? हाँ, असली बजरंगी भाईजान का एक वाकया ये है कि हमारे यहाँ के एक पत्रकार थे अम्बेडकर नगर के, नियाज सिद्दीकी, हिंदुस्तान के। तो ये जितेंद्र अर्जुनवार वाला जो केस आपने अभी बताया, पाकिस्तान वाला, तो वो जब भारत आया 2018 में, तो उसकी खबर उन्होंने लगाई अम्बेडकर नगर से कि सैयद आबिद हुसैन है रियल लाइफ के बजरंगी भाईजान। तो वो फिर बजरंगी भाईजान के नाम से ही सारी खबरें आने लगी। तो हमको भी अच्छा, देश में मशहूर हो गया। हाँ, हमको भी लगा कि नहीं साहब, ये तो गंगा जमुनी तहजीब का नाम है। तो मेरे लिए एजाज़ की बात है कि खुशी हुई। हाँ, खुशी हुई। अच्छा, आप जहाँ जाते होंगे सब कहते होंगे बजरंगी भाईजान? जी हाँ, जी, बहुत सारे लोग। अब तो मतलब मुझे जो सम्मान मिलता है तो नाम के नीचे कितने सम्मान मिले होंगे? अरे अनगिनत मिले, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, ये कि 2 दर्जन 3 दर्जन तो मिल ही गए होंगे। तो कैसा लगता है उस वक्त? बहुत खुशी होती है भाई, बड़े बड़े मंच पे जाना और वहाँ पे बड़े बड़े लोगों के हाथ सम्मानित होना, तो ये फ़ख्र की बात है मेरे लिए। लेकिन मैं कभी, जैसे स्टेट की गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की, या फिर आप यूपी के रहने वाले हैं तो यूपी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कभी सम्मानित किया? यूपी में तो हमको नहीं मिला कोई बड़ा सम्मान, लेकिन मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने हमें सम्मानित किया था 2018 में। 2018 में? हाँ, वक्फ बोर्ड वहाँ के गवर्नमेंट संस्था है, तो वहाँ के
चेयरमैन थे, उन्होंने जब देखा कि हम ये काम कर रहे हैं तो उन्होंने हमें सम्मानित किया था। अब तक आपने कितने लोगों का रेस्क्यू कराया होगा अलग अलग देशों से, और कौन कौन से वो देश हैं जहाँ? सैकड़ों लोगों का मैंने रेस्क्यू करवाया, और 2 दर्जन से ज़्यादा के देश हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो गल्फ़ कंट्रियों में होती है, खाड़ी देशों में। खाड़ी देशों में? तो खाड़ी देश में सऊदी अरबिया, यूएई और ईरान, इराक, बहरीन, कतर और ओमान, और ये कुवैत, तो ये सब जो देश हैं यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम। मलेशिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल हो रही है। इसमें प्रॉब्लम की मेन वजह है वसीम भाई कि जो आजकल आपने देखा होगा कि कुछ फर्जी एजेंट बहुत सक्रिय हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ से विजिट वीज़े पे यहाँ से भारतीयों को ले जाते हैं और एक अच्छा अमाउंट भी लेते हैं। जैसे कि एक बंदे का 1 लाख रुपया, 70,000 रुपया, 90,000 रुपया ले लेते हैं और 20-25 हज़ार रुपया खर्चा करते हैं, ले जाके उनको एक ठीहे पे रुकवा देते हैं किसी जगह उस देश में रुकवा देते हैं। हाँ, रुकवा देगा 20-25 लड़कों को। ध्यान से सुनिए दर्शकों, क्योंकि जो लोग भी युवा जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों की तरफ जाते हैं, मलेशिया जैसे देशों में जाते हैं, उनके साथ किस तरफ से चीटिंग होती है, आखिर फंसते लोग कैसे हैं, आबिद भाई वो बात बता रहे हैं। हाँ, फंसने की मेन यही वजह है कि जो एजेंसी, जो लीगल एजेंसी है, जो सरकार से अप्रूव्ड है, वो ऐसा काम नहीं करती है। ये जो बीच में आपने देखा होगा कि बहुत सारे हर ज़िले में कुछ एजेंट छोटी मोटी ऑफिस वो ऑथराइज भी नहीं होते हैं। तो जो ट्रैवल्स का ऐसे डाल कर, हाँ, और वो जो विजिट वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा लेना आसान होता है, एम्प्लॉय वीज़ा लेना मुश्किल होता है। एम्प्लॉय वीज़ा तब मिलेगा जब आपका किसी कंपनी से टाई अप होगा। आपको वो कॉन्ट्रैक्ट देगी कि भाई हमें 15 आदमी इस फील्ड के चाहिए, 15-10 आदमी ये फील्ड के चाहिए, तो वो पूरा वहाँ से डेलीगेशन आता है, आपका इंटरव्यू होगा, आपका मेडिकल होगा, आप पूरा सर्टिफाई होंगे, तब आप विदेश जा सकते हैं। लेकिन ये नया जो अभी ये मतलब स्कैम समझ लीजिए, वो स्कैम ही है। ये नया स्कैम जो अभी आया है, इसमें क्या करते हैं कि 20 लड़कों का एक टोली बना के ले गए वो विदेश, और वहाँ पे एक डेरे पर रुकवा दिया कि यहाँ आप रहिए। तो उनमें क्या करते हैं कि एक लड़के को वादा करते हैं कि अब तुम्हें इस फील्ड में लगवा देंगे, इस फील्ड में लगवा देते हैं। तो 1-2 को लगवा भी देते हैं क्योंकि उनका वहाँ पे कांटेक्ट होता है, और बाकी जो लड़के होते हैं वो नहीं लग पाते। तो 1 महीना 2 महीना के बाद जब वीज़ा लैप्स हो जाता है, क्योंकि वो विजिट अब वो इनलीगल हो गए, अब वो आ भी नहीं सकते बगैर भारत सरकार या एम्बेसी या हाई कमीशन की मतलब टाई उससे मदद से। तो वो लड़के क्या होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। देखिए सबसे बड़ी ये वजह होती है कि वो जो गए लड़के वो पढ़े लिखे कम होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट भी नहीं पढ़ पाते जब वो जाते हैं। उनको ये पता चलता है कि भाई हमें विदेश जाना, उड़ गए, पहुंच गए, पासपोर्ट क्लियर, हमें जाना है। तो वो लड़के एम्बेसी या हाई कमीशन तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें नहीं इल्म होता है। बल्कि सारी चीज़ें गूगल पे हैं, आप सर्च करिएगा सब कुछ मिल जाएगा, इजीली आप भी एम्बेसी के थ्रू आप आ सकते हैं। लेकिन वो लड़के जो होते हैं पढ़े लिखे नहीं होते, तो इसलिए वो ऐसे लोग को तलाश करते हैं जैसे हम लोग हैं। तो अच्छा, आप तक पहुंचने का तरीका क्या है, कैसे लोग पहुंचते हैं? सबसे बड़ा माध्यम, बाहर में कोई फंसा हुआ है किसी भी कंट्री में, तो आप तक पहुंचने का माध्यम क्या है? बड़ा माध्यम मीडिया है। मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया और मीडिया, प्रिंट मीडिया, क्योंकि जो मीडिया खबरें हमारी लगाती है, उसी मीडिया के ब्यूरो चीफ जो भी होते हैं, उनके माध्यम से हमें नंबर हमारा देते हैं वो, और हमको कांटेक्ट करते हैं। तो मैं था कि जब वहाँ पहुँचे और वो फंस गए, तो फंसने के बाद फिर वो या तो एम्बेसी जाएं, तो एम्बेसी का इल्म रहता नहीं कि एम्बेसी भी होती है या हाई कमीशन भी होता है, हमारे वहाँ पे नुमाइंदे भी बैठते हैं, हमारी हेल्प भी करेंगे, उन्हें नहीं पता होता। तो हम 90% लोगों को नहीं पता होता किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो हम पुल का काम करते हैं, मतलब विक्टिम और हाई कमीशन एम्बेसी का जो बीच का दायरा है, वो पुल है। विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका रहती है इसमें? विदेश मंत्रालय, जैसे हमने मेल किया, विदेश मंत्रालय तुरंत वो हमारे केस को रजिस्टर कर लेते हैं, तुरंत। हाँ, मतलब 15-20 मिनट वो पूरा डिटेल मार के रजिस्टर कर लिया उन्होंने। तो उसके बाद वो कभी कभी क्या होता है, विदेश मंत्रालय की टीम भी एम्बेसी को फॉरवर्ड कर देती है। हमने जब लेटर भेजा विदेश मंत्रालय को, तो उन्होंने हमारे केस को रजिस्टर करके वहाँ फॉरवर्ड कर दिया। और उसके बाद बीच बीच में वो हमें अपडेट देते रहते हैं कि आपका केस यहाँ पहुँचा है। उसके बाद एक कंप्लेंट नंबर भी देते हैं वो हमें। तो वो कंप्लेंट नंबर उनके जो ऐप होते हैं मदद.com, तो उस मदद पे जाके हम चेक भी करते रहते हैं कि हमारा केस कहाँ पहुँचा।
तो ऐसे मदद.com है, मदद ऐप है। मदद ऐप। हाँ, सुषमा स्वराज जी ने उसको ओपन किया था। आपने सुषमा स्वराज जी का जिक्र किया, काफ़ी बेहतरीन बहुत नेता रही भारत की। कुछ ऐसे नेता हैं जिनको बार बार लोग याद आज भी करते सुषमा हैं। जी ग्रेट। तो उनके साथ भी आपने काफ़ी काम किया। आपके मैंने सुना है कि आपकी कोई भी लीड होती थी, कुछ भी ऐसा होता तो वो आगे बढ़ कर के उस पर बिल्कुल रिस्पॉन्स। सुषमा जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सुषमा जी से ही प्रेरणा लेके हमने इस काम को शुरू किया था। सुषमा जी ने एक वाकया हो उनके दौरान का तो मैं बता रहा हूँ। हामिद निहाल अंसारी जो पाकिस्तान में कोहेट में फंसा हुआ था, कोहेट में नहीं, वहाँ पे खैर पाकिस्तान में याद नहीं आ रहा मुझे पुराना केस। तो वो मैंने भी उसकी मुहिम चलाई थी। उसका नाम था हेल्प हामिद, आप ट्विटर पे देखिएगा। बाकी और भी बहुत सारे लोग ने उसमें मदद की। खैर वो लड़का आ गया भारत। तो उसमें मैंने देखा था कि सुषमा स्वराज मैम जो थी वो व्यक्तिगत उस केस से एकदम दिल से जुड़ी थी। तो वो हामिद को ज़रा भी पाकिस्तान में कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो सुषमा जी मतलब सडनली वो ट्वीट कर देती थी पाकिस्तान को, मतलब हिदायत देती थी कि ऐसा ना करे। तो जब वो भारत आया हामिद, तो सबसे पहले वो सुषमा जी से ही मिलने गया। तो मेरे नज़र में सुषमा जी जो थी वो मानवता की देवी थी और उन्होंने बहुत काम किया। कोई 80,000 लोगों को उन्होंने ट्विटर के माध्यम से भारत पहुंचाया था अपने कार्यकाल में। 80,000 लोग? हाँ, 80,000 लोग सुषमा जी ने। तो बहुत अच्छा। ये बताएं भी हालिया कोई ऐसा रेस्क्यू वगैरह आपने किया हो? जो कल ही मलेशिया से हमने 6 लड़कों को निकाला है। एक लड़का हाँ मऊ का है, जो कुशीनगर के, एक बिजनौर का है, एक वेस्ट बंगाल का है इनायतपुर का, और एक लड़का आपके आजमगढ़ का है जिसका नाम अजय कुमार है। आजमगढ़ में किस जगह का? आजमगढ़ तहसील तो नहीं जानता, लेकिन आजमगढ़ का है, वो देखना पड़ेगा मुझे। और बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता, मेरे पास काम आता है, मैं भेज देता हूँ, आ जाते लड़के, तो वो आ गया। अच्छा, जिनको भी आप लोग बाहर से जो फंसे लोग हैं इस तरह के निकालते हैं, तो कभी उनके घर वालों से भी मुलाकात होती है या बात होती है, तो उनका क्या कहना होता है? नहीं, आते हैं लोग, बहुत सारे लोग मिलने आते हैं। बहुत सारे लोग से हमारा रिलेशन भी अच्छा हो गया है क्योंकि अब वो आ गए भारत, तो यहाँ भी जो कारोबार अपना शुरू करते हैं या काम करते हैं तो मशवरा भी लेते हैं कि अभी भाई ये करने जा रहे हैं, इसमें क्या करें, तो मैं मशवरा भी देता हूँ। उनके दुख में भी छुड़ा के लाते हैं, उनका मतलब लाइफ लॉन्ग एक रिलेशन बिल्डअप हो, रिलेशन बन जाएगा। एक लड़का है हमारे यहाँ का गौतम राजभर, तो वो तो बेचारा इतनी मोहब्बत करता है कि जब वो सऊदी अरब में फंसा और जब उसको हमने भारत बुलवाया तो वो अपने घर ना आके सबसे पहले भोपाल गया। क्या बात है। हाँ, तो भोपाल गया और उसने मुलाकात की और बहुत मतलब शिद्दत से मिला। और जब भी हम अम्बेडकर नगर आते हैं तो वो हमसे मिलने ज़रूर आता है। तो ऐसे भी लोग हैं जो हमारी फैमिली से भी जुड़ गए जी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जैसे अपने परिवेश में रह के, परिवेश इन द सेंस जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए हम आज़मगढ़ के हैं तो आज़मगढ़ में हमने काम किया, या आप अम्बेडकर नगर के हैं तो आपने अम्बेडकर नगर में काम किया, लेकिन आप अम्बेडकर नगर से भोपाल जाकर के काम करते हैं और देश भर के लोगों को, चाहे इवन वो केरला के कुछ बंदों को भी आपने, वेस्ट बंगाल के बच्चों को छुड़ाते हैं, तो फिर आते हैं अपने गांव में लोग, अरे तो वही आबिद आबिद आबिद, इतना सम्मान देते हैं लोग, कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है भाई। मैं एक मामूली सा इंसान था, मैं मजदूरी करके मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और मुझे इतना अगर सम्मान मिलता है तो ये लिए मेरे लिए ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है और मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। चलिए, आपने बहुत सारे लोगों का रेस्क्यू कराया और वो फंसने के कारण ही आपको कराना पड़ता है। हमारे दर्शकों को बताएं जो आपको देश और दुनिया में लोग देख रहे हैं, ऐसा लोग क्या करें, कौन सा प्रोसेस, क्योंकि बेरोजगारी है, लोग जाहिर सी बात है अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाएंगे, कौन सा ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसके तहत ये पता किया जा सकता है कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो, या हम सही कंपनी में जाएं जहां पे हमको ढंग से रोजगार वगैरह मिल सके और हमारी ये हालत ना हो कि सैयद आबिद हुसैन के वो सैकड़ों वाले में हमारा भी नाम जुड़ जाए, रेस्क्यू वाले? नहीं, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब बहुत प्यारा हम देंगे। देखिए, विदेश जाना कोई गलत बात नहीं है, विदेश जाना है और जाना भी चाहिए। विदेश जाने से कई फ़ायदे हैं, एक तो आपकी माली हालत अच्छी होगी और दूसरे भारत की इकनॉमी में आप हमारे भारत की आर्थिक दशा, हाँ, भागीदारी बनेंगे आप, तो विदेश ज़रूर जाए। और लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं, विदेश मंत्रालय की अपनी एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन को आप फॉलो करिए। आप जब भी विदेश जाएं, जिस एजेंसी से जा रहे हैं उस एजेंसी का आप
जांच पड़ताल कर लें कि ये एजेंसी लीगल है या इनलीगल है। कैसे पता चलेगा ये? उसके पास सर्टिफिकेट होता है, उससे पूछ सकते हैं आप, भाई आप अप्रूव्ड हैं कि नहीं, तो अप्रूव हो दिखा देगा, नहीं अप्रूव होगा तो आपने कहा कि बहुत सारे लोगों के अंदर शिक्षा की कमी है, अशिक्षित हैं, इस वजह से नहीं जान पाते। तो एक अशिक्षित आदमी इतनी जांच पड़ताल कैसे? नहीं, आप पूछ सकते हैं ना, पूछ ले, आप फोटो ले ले, किसी को भेज दें, दिखा दें। आप जैसे लोग से मशवरा ले लें, हम जैसे लोग से मशवरा ले लें। दूसरी बात ये है कि अगर आप लीगल प्रोसेस से भी जा रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, उस डॉक्यूमेंट को खुद पढ़ लें, या अगर आप नहीं पढ़ पाते तो आप दूसरे से, किसी वकील से पढ़वा लें। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप किस काम के लिए वहाँ जा रहे हैं। पता चला आपको एजेंट ने बताया कि आप जा रहे हैं ड्राइवर के काम में और वहाँ जाके बकरियाँ चरवा रहा है, तो आपको फिर वहाँ जाके शौक लगेगा और फिर आप उसका विरोध करेंगे। तो यही आप क्लियर कर लीजिए कि आपको भेजा किस काम में जा रहा और कहाँ किस काम के लिए गया था। क्योंकि बहुत जहाँ पे स्पॉन्सर की गलती कम होती है, भाई स्पॉन्सर ने पैसा खर्चा किया है, आपका अकामा बनवाएगा, आपका वीज़ा देगा, सारा घालमेल है, बीच के एजेंट करते हैं। तो आप ये सब की चीज़ों को, और आप जब भी जाएं विदेश तो वहाँ पे संबंधित एम्बेसी से जरूर संपर्क करें। अच्छा, ये बताएं आबिद भाई कि जैसे जो लोग रेस्क्यू के माध्यम से जिन लोगों को आप रिलीज़ कराते हैं, अपने देश, अपने वतन बुलवाते हैं, तो क्या ऐसा कोई सुविधा है गवर्नमेंट की तरफ से कि जिसने भी धोखा किया उनके साथ, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो कि नहीं, इनको तो एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉय का वीज़ा दे के भेजा था, फिर वहाँ पे ये फंस गए, तो उनके खिलाफ भी कुछ ऐसा लीगल एक्शन होता है? बहुत बड़ा स्कैम है ये। मैं सोच भी रहा हूँ कि इस पर भी काम करूँ मैं, क्योंकि मुझे सबक नहीं जब तक इनको मिलेगा तब तक ये रुकेगा नहीं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं बता रहा हूँ। मैंने कोशिश भी की, मैंने शुरू में कई लड़कों से मैंने बोला कि तुम आए हो तो कम से कम अपने एजेंट के खिलाफ कंप्लेंट तो करो। तो वो मुझे लगता है कि लड़के वहाँ से जोश में तो आते हैं, क्योंकि वहाँ पे चल के बता देंगे, हाँ बता देंगे, हम देख लेंगे और छोड़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद डाउन हो जाते हैं। मुझे लगता है कि उनके पास माली हालत भी ठीक नहीं रहती, क्योंकि वो तो कैसे कर्जा उधार लेके जाते हैं। तो जब यहाँ आते हैं भारत, तो घर वालों का भी सपोर्ट नहीं मिलता होगा, क्योंकि एक जहाँ वो पैसा लगा के उसको ला चुके हैं, भेज चुके हैं, तब सोचते हैं अभी केस वेस में भी पैसा खर्चा करें। कुछ वजह ये होती है, कुछ वो डर जाते हैं, कुछ एजेंट डरा देते हैं, मार देंगे, धमकाते हैं। क्योंकि वो एजेंट तो मतलब बेबाकी से बात करते हैं ना कि भाई क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर, तो वगैरह वगैरह डर भी जाते हैं। और कुछ लोग पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, सोचते क्या छोड़ो जो। तो इनके खिलाफ भी कोई मुहिम शुरू कर रहे हैं? मुहिम में इसमें कुछ वकील से हमने बात की है, इंशाल्लाह इसमें हम काम करेंगे। इसमें पहले तो हमें चिन्हित ये करना है कि कौन लीगल है, कौन इनलीगल है। तो लीगल वाले अगर गलत कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक्शन लेना आसान है, इनलीगल वाले तो दामन झाड़ देंगे कि भाई हमने किया ही नहीं, हमने भेजा ही नहीं, हमने तो फला एजेंसी के थ्रू भेजा था। तो मैं इस पर थोड़ा सा मुझे वक्त दें, इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे हम जी। आगे सैयद आबिद हुसैन का क्या सपना है? इसी तरह से लोगों की मदद करते रहेंगे या कुछ और सोचा है ज़िंदगी में आपने? नहीं, ये समाज सेवा मेरा मतलब ये प्राथमिकता पे शुमार हो गया। और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने अभी आपसे बात करते हुए एक बात कही थी कि हर इंसान के अंदर ईश्वर ने एक खूबी दी है। जी। तो वो खूबी सभी को मिला, और हर मतलब कुछ ना कुछ हुनर भी दिया है, कुछ एजुकेशन में है, कुछ कला दिया है, हर इंसान को ईश्वर ने दिया है। वो जो चीज़ आपको अल्लाह ने दी है, ईश्वर ने दी है, तो वो अपने आप तक सीमित ना रखिए। मेरा मानना है कि उसे आप लोगों में बांटिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उसका फ़ायदा लोग उठा सके, है ना। और यानी अपनी ज़िंदगी को फूलों जैसा बना लो, पूरे चमन को महकाते रहो। जी। और पैसा वैसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, पैसा कमाना दुनिया में सबसे आसान चीज़ है, और लेकिन इज़्ज़त कमाना बहुत मुश्किल है। तो इज़्ज़त कमाइए आप, पैसा बचा के बना के रखना भी। हम अपनी मुहिम में किसी से कोई चार्ज नहीं लेते। आज तक हमने किसी से एक मतलब आप मान के चलिए कि एक टॉफ़ी भी नहीं खाई होगी। और अगर कोई कहता भी है तो हम कहते हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप किसी गरीब को दान कर देना मेरी तरफ से, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हम इस काम को निःशुल्क ही करना चाहते हैं। बस दुआ चाहिए हमें सबकी जी। तो देखा आपने, आजमगढ़ में आए हैं बजरंगी भाईजान, असली वाले, फिल्मी वाले नहीं, असली वाले बजरंगी भाईजान आए हैं। सैयद आबिद हुसैन आए हैं, हमारे पड़ोसी ज़िले अम्बेडकर नगर के निवासी हैं। इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र
जो कर्म भूमि है उसे भोपाल को चुना उसके लिए, और भोपाल से अपना जो काम है, जो इनका प्रोफेशन है होम डेकोर का, उसको करते करते समाज की सेवा भी करते हैं। अब तक सैकड़ों का मतलब है कि करीब 200 से लेके 250 के बीच में ये लोगों का रेस्क्यू कर चुके हैं, लीगल प्रोसेस को अपनाते हुए उनकी वतन वापसी करवा चुके हैं। जो लोग एजेंटों के माया जाल में फंस करके, जो उनके मकड़ जाल में फंस करके जाते हैं और दुबई, कतर, सऊदी अरब इस जैसी कंट्री में फंस जाते हैं, तो वहाँ भी वो परेशान होते हैं, यहाँ इनके घर वाले परेशान होते हैं। तो वो लोग जब संपर्क करते हैं तब आप उनका लीगल प्रोसेस अपनाते हुए तमाम एम्बेसी, चाहे वो इंडियन एम्बेसी हो, चाहे सऊदी एम्बेसी हो, कतर की हो या फिर मलेशियन एम्बेसी हो, सबसे राब्ता कायम करते हैं और सबकी मुश्किलों को आसान करते हुए बजरंगी भाईजान लोगों को, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको उनके वतन वापस लेके आते हैं। ये सिलसिला थमेगा नहीं, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये सिलसिला बदस्तूर ऐसे जारी रहेगा। और हमारी नेक ख्वाहिशात भी बजरंगी भाईजान के साथ हैं कि उनका ये सिलसिला लोगों की मदद करने का जो उनका काम है वो ऐसे ही जारी रहे। आबिद भाई, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपने इतना बड़े मंच पे मुझे मौका दिया और मैं पहली बार आजमगढ़ में बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे लिए भी खुशी की बात है कि आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं जो लोगों की मदद करते हैं और लोगों की इस तरह से मदद करते हैं कि एक दूसरे देश से अपने देश में लेके आते हैं जहाँ के वो रहने वाले होते हैं। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी? आबिद हुसैन भाई का, सैयद आबिद हुसैन भाई का जो व्यक्तित्व है, जो उनका किरदार है, वो कैसा लगा आपको? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जल्दी जल्दी अपनी राय दें और बताएं कि आपको ये जो काम करते हैं वो कैसा लगा। जो हमारे भाई बाहर के मुल्कों में इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर उन्हें कोई परेशानी है तो सैयद आबिद हुसैन से रब्ता कर सकते हैं। और रब्ता करने के लिए क्या करना होगा? नंबर दे सकते हैं? नंबर नहीं दे सकते, लेकिन फेसबुक पे सैयद आबिद हुसैन से नाम हमारा अकाउंट है और ट्विटर पे मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ। तो @आपका आबिद @आपका_आबिद ये मेरा तो हम हैंडल है। स्क्रीन पे आपके फ्लैश ये हो रहा होगा, आप इसे देखिए। अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आप इनसे राब्ता कायम कर सकते हैं, निश्चित तौर पे ये आपकी मदद करेंगे। ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, हमारी बातचीत कैसे लगी, ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इस खबर को शेयर करिए। शुक्रिया।